नमस्कार। हिमालनी टीवी में स्वागत है। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे देश के एक हिस्से की राजनीति के बारे में, यानी कि मधेश की राजनीति। अब मधेश की अधिकांश पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी की ओर अग्रसर हो गई है, ऐसी स्थिति में मधेश का जो मुद्दा है वह मुद्दा यथावत ही है। लोग पार्टी के थ्रू अपना प्रयास कर रहे हैं, कुछ मांग पूरा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सत्ताधारी वर्ग से पूरा करवाने में कुछ और समय लगेगा। तो आइए हम आज चर्चा कर रहे हैं एक बार फिर पुरानी राजनीति, यानी कि एक साल पहले जो हमारा लिपुलेख का नक्शा पास हुआ था वह अभी तक जैसा का तैसा है। और आपको याद होगा कि उसमें एक सांसद यानी कि सरिता गिरी एक आवाज़ उठाई थी जब नक्शा पास करने से पहले संविधान को संशोधन किया गया। तो उस संशोधन में कुछ क्लॉज थपने की बात हो रही थी, तो वो सरिता गिरी ने उसमें आवाज़ उठाई। लेकिन सरिता गिरी एक ही बार यहाँ पर सबके आंखों में चढ़ गई, यानी कि उसी में एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद गंगा चौधरी द्वारा बुलवाया गया, उन पर प्रहार करवाया गया। और गंगा चौधरी ही एक ऐसा सांसद है जिनके कारण सरिता गिरी थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट में आ गई। अब ये कारण क्या था? तो गंगा चौधरी ने क्या आरोप लगाया सरिता गिरी पर? तो उसने कुछ अमर्यादित भाषा, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और वो सरिता गिरी को भारत का दलाल कह के संसद में सबके सामने रख दिया। गंगा चौधरी ने यह भी कहा कि यह केवल दलाल ही नहीं, यह भारत की जासूसी भी करती है, यह भारत की बेटी नहीं, भारत की दादागिरी दिखाने आई है। इस सब तरह के कई सवाल जो है सो गंगा चौधरी ने सरिता गिरी पर रख दिया। अब जिसके जवाब में फिर सरिता गिरी ने संसद में ही अपना स्पष्टीकरण दिया और सरिता गिरी ने साफ कहा कि यह बहुत ही अमर्यादित भाषा है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि मैं नेपाल में भारत की बेटी होकर ही नहीं आई हूँ, मैं नेपाल में नेपाल के कानून के तहत सांसद बनी हूँ, इसलिए मेरे ऊपर यह लांछना बहुत ही गलत बात है। और गृह मंत्री से मांग की कि आप इसको रिकॉर्ड में रखिए और इस पर कार्रवाई कीजिए। किसी पर यह अगर आरोप लगता है तो क्या मैं यह आरोप नहीं लगा सकती हूँ कि गंगा चौधरी चाइनीज इशारा पर ये काम कर रही है, सांसद में बोल रही है? मेरे ऊपर कोई आधार नहीं है और मैं नेपाली कानून को मानती हूँ और उसी के तहत मैं सांसद बनी हूँ। यही सरिता गिरी एक ही बार पूरा चर्चा में आ गई। और चर्चा में आ गई तो एक तरफ नेपाल के मीडिया इसको बहुत ही उछालने लगा। हालांकि सरिता गिरी भी यही बात कही संसद में कि मेरे उस बात का जिसमें मैंने यह बात कही थी कि भारत से बात किया जाए, वार्ता किया जाए यह नक्शा पास करने से पहले, और वार्ता करके इसमें ठोस सबूत जुटाया जाए और ठोस प्रमाण रखकर उसके बाद हम संविधान संशोधन करें, यही मांग था। तो जो उसने भारत से बात किया जाए, वार्ता किया जाए, उसको नेपाल की मीडिया अतिरंजित
करके यहाँ प्रचार करने लगी। और वो अतिरंजित में था कि जैसे वो कुछ मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरिता गिरी कह रही है कि अब वो भारत से पूछकर तब नक्शा पास करो, भारत से पूर्व स्वीकृति ले लो तब नक्शा पास करो। इस तरह से केवल बदनाम करने के दृष्टि से सरिता गिरी पर प्रहार होने लगा। और यही बात सरिता गिरी सांसद में रखी, जो मेरे इस बात को अतिरंजित करके गंगा चौधरी यहाँ पर बोली है। वास्तव में जब भी कोई बात होता है खास करके भारत पर, तो यहाँ का मीडिया उसमें निष्पक्ष नहीं है। और जो मधेश की पार्टी है, तराई की पार्टी है, उसकी भी एक कमजोरी यह है कि उसके पास अपनी कोई मीडिया नहीं है। वो केवल चाहता है कि हम किसी तरह अपना बात कहीं पर छपवा लें, और कोई मीडिया छाप देता है तो वो अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं। लेकिन मधेश की मीडिया को ये लोग विकसित करने के तरफ इन लोगों के पास, किसी पार्टी के पास कोई प्लानिंग नहीं है। और यही हुआ सरिता गिरी के साथ कि सरिता गिरी पर सीधा आरोप लगने लगा। तो बाद में जब संशोधन की बात आई तो सरिता गिरी ने संशोधन में अपना प्रस्ताव दर्ता करा दी। उसका यही मांग था कि भाई हमारे पास जो सबूत है, जो प्रमाण है, वह पर्याप्त नहीं है, हम और भी प्रमाण ढूंढें और मजबूत प्रमाण लेकर तब हम इसको पास करें, और अभी भारत से एक बार हम वार्ता करें। लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया और इस पर सरिता गिरी को भारत का दलाल कहकर इस तरह प्रचारित किया गया कि इवन सांसद भी, जितने सांसद थे खास करके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के, वो तो एकदम टूट पड़े सरिता गिरी पर कि अब ये सरिता गिरी नेपाल की नागरिक ही नहीं है। लेकिन फिर भी जब प्रस्ताव आया, और प्रस्ताव उन्होंने दर्ता करा दिया, संशोधन प्रस्ताव, तो ये पास नहीं किया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और यही कारण है कि वो सांसद की तो बात छोड़िए, उनकी अपनी पार्टी, जो उपेंद्र यादव की पार्टी थी उस समय, समाजवादी पार्टी, वह पार्टी भी इनको कहा कि आप ये प्रस्ताव वापस ले लीजिए। लेकिन सरिता गिरी अकेली रह गई। हाँ, इनके पक्ष में एक दो सांसद उठी, एक अमृता अग्रहरी थोड़ा सा बचाव की, लेकिन वो उनकी भी जबान बाद में बंद हो गई। एक भी सांसद सरिता गिरी के पक्ष में नहीं उठी। बाद में जब स्पष्टीकरण पूछा गया इनकी पार्टी से, जो उपेंद्र जी पूछवाए, और तो स्पष्टीकरण का ये जवाब भी वैसे ही दिया जो कि इन लोगों को मान्य तो नहीं ही होना था उसमें, चूँकि उन्होंने सवाल के बौछार लगा दिए थे। बाद में इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। वो एक सरिता गिरी इतनी भारी पड़ गई कि मान लीजिए उनको सांसद में तो कोई देख ही नहीं रहा था, लेकिन उनकी अपनी पार्टी, जो पार्टी उनको सांसद बनाई, वही पार्टी उनसे स्पष्टीकरण पूछी और उसके बाद उसको अपने पार्टी से ही नहीं निष्कासित की, सांसद से भी निष्कासित कर दी, और उनके जगह पर अपना जो वेटिंग लिस्ट में थे वो सांसद को लाके रख दिया। तो ये सरिता गिरी का इतिहास यही है। जबकि सरिता गिरी बार बार उस समय कह रही थी उपेंद्र यादव पर भी, और इनको बचाने वाले उस समय कोई भी शक्ति, कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामने नहीं आया। अगर आया भी तो चारों तरफ से सरिता गिरी को खबर जाता था कि कम से कम 2 लाइन माफ़ी का लिख कर दे दीजिए। और ये इनके समाजवादी पार्टी से भी खबर किया जा रहा था। उपेंद्र यादव इतनी चालाकी जरूर की है कि उपेंद्र यादव खुद सरिता गिरी को एक बार भी नहीं कहे कि आप माफ़ी मांगिए, लेकिन उनके जितने लोग थे उनसे वो कहवा रहे थे कि उनसे 2 लाइन ले लो। और भी बाहर के लोग थे, वो सब यही कह रहे थे कि आपको सांसद
पद बचाना है तो आप ये एक ठो माफ़ी कह के 2 लाइन आप लिख कर दे दीजिए। लेकिन सरिता गिरी टस मस नहीं हुई। वह उस समय अपनी जिद पर अड़ी रह गई और वो नहीं मानी। संसद में जब प्रस्ताव पास हुआ, संसद से बहिष्कार कर गई अकेली महिला, लेकिन ये लोग उनको बाद में अपने पार्टी में नहीं रख पाए, पार्टी से निकाल दिए। अब आइए थोड़ा बात करते हैं जो सरिता गिरी जो प्रस्ताव रखी थी, आखिर उसी दिन अगर देखते हैं तो अपना उपेंद्र यादव भी जो संसद में बोलने गए उसी की भाषा बोले कि हामी संग कति प्रमाण छ त्यो चाहिँ हेरौँ, हामी पहले किन पास गरिएनौँ। बार बार उनका वही था, महाकाली किसने किया, हर आरोप वही लगाया, यही बात उसमें भी आ रही थी। राजेंद्र महतो जो गला फाड़ के राष्ट्रीयता के का दुहाई कर रहे थे, उनके भाषण में भी यही बात था। लेकिन सरिता गिरी चूंकि वो भारत की बेटी थी, या वो सबसे पहले बोल दी और उन पर ये मीडिया वाला लग गया, इसलिए इस बात को नहीं माना गया और उन्हें निकाल दिया गया। और उस दिन यह प्रस्ताव जो पास हुआ, पास होने के बाद जो सभा मुख घोषणा की है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो उनका जो बोलने का स्टाइल है कि आज हामी यो प्रस्ताव पास भएको, पारित भएको घोषणा गर्दछु। मतलब ये सेंटेंस ऐसा था कि मानो कोई बोल रहा हो कि हमने पूरा भारत पर ही कब्जा कर लिया है, और इस तरह भाषण, इस तरह घोषणा किया गया हो। ठीक वही बात हुई। अब आज जो सरिता गिरी बोल रही थी, अब आपके समक्ष है। कहाँ ओली साहब कहाँ है, और कहाँ हमारा लिपुलेख है, कहाँ हमारी नक्शा है, ये सब आप लोगों के समक्ष है। बात वही थी कि हमारे पास सबूत नहीं था। जो बात आज हम कर रहे हैं, जो वार्ता हम आज कर रहे हैं, अगर हम पहले भी किए रहते और थोड़ी सी समझदारी बढ़ाए रहते तो आज ये स्थिति नहीं होती। सबसे ज़रूरी चीज़ है समझदारी। हम दादागिरी से कोई चीज़ नहीं जीत सकते, न आज तक कोई जीता है, विश्व का इतिहास है। लेकिन अगर हम समझदारी बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। आज भी बहुत सारे यहाँ पर हल्ला हो रहा है। जरा सा उधर उनके रक्षा मंत्री ने एक दिन बधाई दिया अपने कर्मचारी को, यहाँ का पत्रिका लिखने लगा कि अरे वहाँ पर तो रोड बना रहा है, वो डोजर चला रहा है, हमारा पहाड़ गिर गया। सब चीज़ का रास्ता है। आज गृह मंत्रालय ने फिर से लिखा है पत्राचार करने के लिए। आप जाइए, आप वार्ता कीजिए। आप हमारे ज़मीन में वो नहीं आ सकता है, निश्चित रूप से नहीं आ सकता है, और हमारी भूमि है तो क्यों लिया गया है, इस पर हम वार्ता के दौरान ही, वार्ता से ही हम समझ सकते हैं। तो इसी क्रम में सरिता गिरी का एक बहुत बड़ा उदय हुआ। हालांकि राजनीति में बहुत पहले से थी, लेकिन जो सरिता गिरी को जाना जाता है वह इसके बाद से जाना जाता है। अब उसके बाद उनके घर पर हमला हुआ और वो कुछ दिन से गायब हो गई, यहाँ पर दृश्य में नहीं थी। तो लोग उनके पक्ष में, तराई के बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे चर्चा कर रहे थे कि सरिता गिरी कहाँ चली गई। हम लोग सरिता गिरी के साथ हैं। लेकिन सरिता गिरी इतने दिन से कहीं गई थी, जो हमारी जानकारी आई है उसमें उनके फादर, पिताजी बीमार थे और उसी के इलाज में वो लगी हुई थी। लेकिन जो लोग सरिता गिरी के शुभेच्छुक हैं और जो उस समय खोज रहे थे, उन लोगों के लिए अब एक खुशखबरी है कि सरिता गिरी अभी नेपाल में भी है और सरिता गिरी राजनीति में बहुत धमाकेदार रूप से प्रवेश कर रही है। और वह सरिता गिरी अगर प्रवेश करेगी तो वह केवल राजनीतिक मुद्दा ही उठाएगी, और राजनीति मुद्दा में केवल मधेश का मुद्दा। और वह कह भी रही है
कि मेरी संपत्ति भी यही है, और वास्तव में उनकी जो संपत्ति है वह यही है कि वह सांसद पद छोड़ दी, लेकिन वह झुकी नहीं, ना तो पार्टी के समक्ष झुकी और ना ही सरकार के समक्ष झुकी। यह बहुत बड़ी पूंजी है सरिता गिरी के पास, जो वह मुद्दा जो था वह मुद्दा को जीवित रखकर वो फिर से आने वाली है राजनीति में और कुछ दिन में प्रवेश करेगी। हालांकि वो बता रही थी कि उन पर बहुत ही, उनको तो जान से मारने का भी धमकी था उस पर। कई जगह पता चला कि रात में सिंदली में उनको रोक लिया गया। अब उस दिन था कि अब वो बचेगी नहीं बचेगी, सिरहा से क्रॉस कर रहे थे तो उनको वहाँ पर पकड़ लिया गया, वहीं से गैप करने का प्लान ये सब था। लेकिन बात है कि वास्तव में मारने का जब भी मधेश का मुद्दा उठा है और मधेश का व्यक्ति उठा है तो ऐसा प्लानिंग होता है, और जब ऊपर वाले समझते हैं तो वो जरूर मार भी सकते थे। अब मारने का डर किसको नहीं है? क्या सीके राउत इतने दिन जेल में थे, मैं वही डॉक्टर सीके राउत की बात कर रहा हूँ, जब वो जेल में थे और इतने दिन जेल में रहा तो बाहर चारों तरफ जो विश्लेषक थे, खास करके मधेश की चर्चा करने वाले भी यही बात कहते थे कि ये सीके राउत को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसको मार देगा। वास्तव में उनका नाम ऐसा हो गया था कि लग नहीं रहा था कि ये बच पाएगा। इतना ज़्यादा उनका जितना भी समर्थक था, अधिकांश समर्थक को जेल में रख दिया गया। सबके ऊपर, एक एक व्यक्ति के ऊपर कम से कम 5-6 मुकदमा चल रहा था और सभी जेल में थे, और यही सीके राउत भी उनको काठमांडू के जेल में रखा गया था। हर व्यक्ति यही कह रहा था कि इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये मर जाएगा। मैं एक बात बता दूं आपको कि हिमालय में एक बार जब वो बाहर थे तो उनसे हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, अंतर्वार्ता। हमारी संपादक डॉक्टर श्वेता दीप्ति ही सीके राउत के एक अंतर्वार्ता प्रकाशित की, हमने कवर पृष्ठ पर उसका फोटो छाप दिया। हमारी स्थिति क्या हो गई हिमालयनी पत्रिका की कि जब हम यहाँ दुकान पर भेजने लगे तो काठमांडू का एक भी दुकान वाला हमारी पत्रिका रखने को तैयार नहीं हुआ। भले ही जो हमारा ब्रोकर जाता था वहाँ रखने, उसको गाली बेइज्जत देकर भगा देता था कि ऐसा देशद्रोही का फोटो है इसमें और इसको मैं यहाँ रखूँगा, इस पत्रिका को ले जाओ यहाँ से। हिमालयनी पत्रिका उस दिन से काठमांडू के किसी भी दुकान पर हम भेजना बंद कर दिए हैं, क्योंकि इतना गाली बेइज्जत किया गया। बाद में हमको तो ये स्थिति हुई कि रूम में रखने पर भी जो रूम में आता था वो भी नाक भौं सिकुड़ा के भाग जाता था उसका फोटो देखकर। अंत में हमको तो बाहर बेच देना पड़ा। कुछ पत्रिका हम जिला में भेजे लेकिन उसको हटवा देना पड़ा। ये स्थिति थी सीके राउत के नाम से। अब मैं बताता हूँ, वह सीके राउत, वही सीके राउत जब वो जेल में रहकर केवल यही नाम प्रचार हो रहा था, लेकिन जब वो ओली के साथ समझौता कर लिया और समझौता करके बाहर आ गया तो उस सीके राउत पर आरोप लगने लगा कि अरे ये तो मधेश का मुद्दा बेच दिया, अब तो ये मधेश को ख़त्म कर दिया और मुद्दा ही गायब हो गया। अरे भाई, कौन सा मुद्दा? मधेश का कौन सा मुद्दा? जरा इस पर गौर से सोचिए। कौन मुद्दा? जिस मुद्दा को उपेंद्र जी उठाए थे और सरकार में आए, ओली साहब के सरकार में 8 महीना तक रहे, और जिस मुद्दा को उठाकर आज 11 मंत्री विराजमान है। तो जब यहाँ पर ये आरोप नहीं लगता है तो सीके राउत पर क्यों लगेगा ऐसा आरोप? सीके राउत अपना पार्टी बनाकर अपना जिस हिसाब से हो वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मधेश का नाम तो अभी भी ले रहा है। मधेश को तो छोड़ा नहीं है। हाँ, जेल से निकलने का प्रोसेस जो था सो इतना गोपनीय था कि जिस पर एक शंका लोगों को उठती है। लेकिन भाई, ये जितने भी शंका उठे वो अपना काम
कर रहा है सीके राउत। हाँ, अब आगे देखा जाएगा, चूँकि उनकी भी पार्टी से और उनके भी बहुत बड़े बड़े समर्थक उनको छोड़ के चले गए हैं, उनसे सहमत नहीं हुए हैं। लेकिन हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कठिनाई तो झेलना ही पड़ेगा। अब यह तो देखना है कि आगे के दिन में क्या होता है, सीके राउत का भविष्य क्या है। फिलहाल वो भी चुनाव की इंतज़ार कर रहे हैं। और अब एक जो सुनने में आया है और जो है, एक नेत्री के रूप में अगर सरिता गिरी आगे आती है, चाहे वो जिस रूप में आवे, तो उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो पूंजी है, जो उन्होंने कमाया है सांसद में रहकर, सांसद पद को ठुकरा कर, उसको वो बहुत अच्छी तरह बजा सकते हैं और मधेश के बारे में उठा सकते हैं और मधेश की मांग को ऊपर पूरा करवाने में उनका बहुत ही योगदान हो सकता है। मित्रों, आज हम इतना ही आपके समक्ष पेश किए। आपको कैसा लगा, फिर आगे हम चर्चा करेंगे, जिसमें सीके राउत पर भी हम विस्तृत में जाएंगे, सरिता गिरी पर भी विस्तृत में जाएंगे। और नेपाल में बहुत सारे मधेश के लोग हैं जो कि अभी तक गायब हो गए हैं और उन लोगों का अभी तक पता नहीं चला है। मैं यह मुद्दा लेकर भी आऊँगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।